का मतलब अगर कोई वाक्य दिया हो और उसमें दो कर्म हो और क्रिया का फल दोनों कर्मों पे पड़े, वही क्या हो जाएगी, द्विकर्मक क्रिया। जैसे मैंने उदाहरण लिखा है, स्त्री बच्चे को दूध पिलाती है। स्त्री बच्चे को दूध पिलाती है, स्त्री जो है बच्चे को दूध पिला रही है, तो एक कर्म क्या हो रहा है, बच्चा, और दूसरा कर्म क्या हो रहा है, दूध। जो स्त्री है बच्चे पे भी कर्म कर रही है, बच्चे को दूध पिला रही है, और दूसरा जो है कि वह दूध पिला रही है, तो दूध पे भी कर्म कर रही है, और पिलाना का प्रभाव दोनों पे पड़ रहा है, दूध पे भी और बच्चे पे भी। कहने का मतलब है कि जो बच्चा है उसके ऊपर भी स्त्री एक कर्म कर रही है और दूध के ऊपर भी एक कर्म कर रही है। तो जैसे नाम से ही समझ जाइए कि वह वाक्य जिसमें दो कर्म हो और दोनों कर्मों पर क्रिया का बल पड़े, वही द्विकर्मक क्रिया कहलाती है। जैसे और दूसरा उदाहरण है, मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ। मैं लड़के को, एक कर्म मैं किस पे कर रहा हूँ, लड़के पर, दूसरा वेद पे, दूसरा कर्म किस पे कर रहा हूँ, वेद पे। तो मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, और पढ़ना पढ़ाना दोनों जो है, जो क्रिया का बल दोनों वेद पे भी पड़ रहा है और लड़के पर भी। तो मैं लड़के पे भी कार्य कर रहा हूँ और वेद पर भी कार्य कर रहा हूँ, लड़के को भी पढ़ा रहा हूँ और इस पे मैंने एक कर्म किया, और दूसरा कर्म मैं वेद पे भी पढ़ा रहा हूँ, तो वेद पे भी कर्म कर रहा हूँ। तो दो कर्म हुए और दोनों कर्मों पर क्रिया का बल पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा, द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया वह क्रिया होती है जिसके अंतर्गत दो कर्म होते हैं और दोनों कर्मों पर क्रिया का बल पड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया। अब इसके बाद प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। देखिए, प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे के माध्यम से कार्य करवाए, उसे प्रेरित करे कार्य करने के लिए, लेकिन स्वयं कार्य न करे, उसे ही हम क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता है, किसी दूसरे को प्रेरित करेगा कार्य करने के लिए, वही क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कह दिया जाए कि माँ नौकरानी से कपड़ा धुलवाती है। माँ नौकरानी से कपड़ा धुलवाती है। कर्ता जो माँ है स्वयं कर नहीं रही है, किससे करवा रही है, नौकरानी से। मैंने बताया परिभाषा के अंतर्गत कि कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाए, उसे प्रेरणा देकर प्रेरित करके कार्य करवाए, वही प्रेरणार्थक क्रिया होती है। तो माँ स्वयं यहाँ कार्य नहीं कर रही है, किससे करवा रही है, नौकरानी से जो है कार्य करवा रही है, तो ये क्या हो जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कह दिया जाए, राम श्याम से पत्र लिखवाता है। राम श्याम से पत्र लिखवाता। देखिए, कर्ता राम स्वयं कार्य नहीं कर रहा है, किससे करवा रहा है, श्याम से। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से जो है क्या करवाए, कार्य को सफल करवाए, वही क्या होता है, प्रेरणार्थक क्रिया। अब इसके बाद पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूर्वकालिक क्रिया। आप देखते होंगे कि हमेशा कहीं न कहीं प्रश्न आ रहे हैं, यूपी टेट में तो बार बार आता है और एक ही उदाहरण प्रमाणित बुकों में मिलता है, उसी को लोग बार बार पूछते हैं, उसने नहाकर भोजन किया। तो आप देखेंगे तो कहीं न कहीं पूछा जाता है, और इस पे बस कॉन्सेप्ट रख लीजिए, आपका प्रश्न जरूर सही हो जाएगा। ये क्रिया बार बार आती है, पूर्वकालिक क्रिया। तो जो है कि पूर्वकालिक क्रिया क्या है, जब कोई कर्ता
किसी क्रिया को संपन्न करते हुए उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया प्रारंभ कर दे तो पहली क्रिया क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक क्रिया। जैसे अगर कोई कर्ता हो, कोई कार्य करे और उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य संपन्न करे तो पहली जो क्रिया होगी पूर्वकालिक क्रिया होगी। जैसे उसने नहाकर भोजन किया। उसने नहाकर भोजन किया। देखिए पहले तो नहाया हुआ, फिर उसके बाद भोजन किया, तो दो कर्म किया उसने। पहले नहाया, दो क्रिया हुई, पहले नहाना फिर भोजन करना। तो उसने नहाकर भोजन किया, पहले नहाया फिर उसके बाद भोजन किया, तो इसमें पूर्वकालिक क्रिया क्या हो जाएगी? नहाना या नहाकर। ये क्या हो जाएगी आपकी? पूर्वकालिक। उसने नहाकर भोजन किया तो नहाना आपकी क्या है? पूर्वकालिक क्रिया। यही है, बस इतना आप समझ जाइए कि पूर्वकालिक क्रिया जब कोई कर्ता किसी क्रिया को करके उसके तुरंत बाद दूसरी क्रिया संपन्न कर दे तो पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अब इसके बाद संयुक्त क्रिया। देखिए यहां से प्रश्न बड़ी बड़ी परीक्षाओं में आते हैं इनके भेद से। संयुक्त क्रिया अर्थ के आधार पे इसके कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। अर्थ के आधार पे इसके कितने भेद होते हैं? 11 भेद होते हैं। अब हम नाम पे एक एक नाम पे एक एक उदाहरण देते हुए चर्चा करते जाएंगे। आपको बस इनके भेदों के जो है कि नाम याद रखना है। 11 भेद होते हैं अर्थ के आधार पे। नंबर 1 आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। देखिए जैसे समझ जाइए कि इसमें क्या होता है कि जब कोई कार्य क्या हो? तुरंत आरंभ हो, वो क्या हो जाएगी? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे कोई कार्य तुरंत क्या हो? आरंभ हो। जैसे मान लीजिए आप बैठे हो, आपके सामने ही कोई कार्य क्या हो? आरंभ हो, तो क्या हो जाएगी? आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे मान लीजिए मोहन खेलने लगा। मोहन खेलने लगा तो क्या है आपकी? आरंभ। मोहन खेलने लगा, आरंभ कर दिया, तो ये क्या हो जाएगी आपकी? आरंभ बोधक क्रिया। जैसे कह दिया जा पानी बरसने लगा। पानी बरसने लगा, पानी बरसने लगा, तो पानी क्या हुआ? प्रारंभ हो गया, क्रिया आरंभ हो गई, तो आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। अब दूसरा देख लीजिए, नाम बस याद रहेगा तो आप क्रिया कर ले जाएंगे। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। दूसरा क्या है? समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। देखिए इस संयुक्त क्रिया से मुख्य क्रिया की समाप्ति का बोध होता है और इसमें चुकना, चुका इत्यादि वाक्य के अंत में जोड़े जाते हैं। जैसे जब कोई कार्य आपका क्या हो? समाप्त हो जाए। व्यवहारिक समझिए, एकदम समझ में आ जाएगा। जब कोई कार्य समाप्त हो जाए वाक्य के आधार पर, जैसे कोई वाक्य हो उसमें लगे कि कार्य क्या हुआ? समाप्त हो जाए और चुका जुड़ा रहे। जैसे कह दिया जाए वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है, वह पढ़ चुका है। देखिए चुका आया और वह पढ़ चुका, कार्य क्या हुआ? वह पढ़ने लगा तो आरंभ बोधक, वह पढ़ चुका तो समाप्ति बोधक। वह पढ़ चुका तो आपका समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे कह दिया जा वह खा चुका है, वह खा चुका है, समाप्ति बोधक। खा चुका है, समाप्ति हो गई क्रिया, तो समाप्ति बोधक संयुक्त क्रिया। अब देखिए अवकाश बोधक। नाम बस थोड़ा सा याद रहे। अवकाश बोधक संयुक्त। 11 भेद होते हैं अर्थ के आधार पे संयुक्त क्रिया। अवकाश बोधक। देखिए जब कोई कार्य किया जाए या जब कर्ता कोई कार्य करने जाए तो उस कार्य को सफल बनाने के बीच में अगर कोई अवकाश आ जाए, वही क्या हो जाएगी? अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे कह दिया जाए वह मुश्किल से सोने
पाया, वह मुश्किल से सोने पाया। सोने की क्रिया जो है उसने पहले ही प्रारंभ कर दी, लेकिन मुश्किल से सोने पाया, तो इसके मतलब बीच में कुछ उसने अवकाश लिया था, बीच में वह जाग रहा था और वह जो सोने की क्रिया प्रारंभ की थी उसने, उसको वह तुरंत जो है पूर्ण नहीं कर पाया, बीच में कोई न कोई अवकाश ले लिया। वही क्या हो जाएगी, अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। क्रिया को पूर्ण करने से पूर्व ही, या क्रिया को पूर्ण करने से जो पूर्व ही बीच में कोई अवकाश ले लिया जाए, वही अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। वह मुश्किल से सोने पाया, तो बीच में क्या कोई न कोई अवकाश रहा, तो आपकी अवकाश बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। अनुमति बोधक, अनुमिति, जैसे अनुमति होता है, इसमें देने जो है कि अनुमति देने और लेने इत्यादि की बात की जाती है। जैसे कह दिया जा, मुझे बोलने दो। किसी वाक्य के माध्यम से अगर अनुमति देने की और लेने की बात है, मुझे बोलने दो, मुझे बोलने दो, तो ये अनुमति मांग रहा है, मुझे बोलने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, तो आपका क्या हो गया, अनुमति बोधक संयुक्त क्रिया। अब इसके बाद नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। नित्यता बोधक, देखिए नाम बस याद रखिएगा और कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करिए। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया। अब इसके बाद ये पांचवा है, छठा जो है आवश्यकता, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। बोधक संयुक्त क्रिया। पहले नित्यता को समझिए। नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया, इससे कार्य की नित्यता का बोध होता है, लेकिन उसकी समाप्ति का बोध नहीं होता है। जो कोई कार्य होगा या जो क्रिया होगी वह क्या होगा, निरंतर चलता जाएगा, लेकिन उसकी समाप्ति का बोध नहीं होगा। वही क्या हो जाएगी, नित्यता बोधक। जैसे कह दिया जा, हवा चल रही है, हवा चल रही है, अब कब बंद होगी कौन जानता है। नित्य चल रही है, इसकी नित्यता का तो हमें बोध है, लेकिन समाप्ति का बोध नहीं है। तो यह हवा चल रही है और नित्य इसका कार्य चलना है, क्रिया हो रही है, और इसकी समाप्ति का हमें बोध नहीं है, तो नित्यता बोधक संयुक्त क्रिया मानी जाएगी। जैसे तोता पढ़ता रहा, पढ़ रहा है, तोता पढ़ता रहा, कब क्रिया समाप्ति होगी, अभी कहते हैं हम तोता पढ़ चुका, तो तुरंत आप समाप्ति बोधक में चले जाएंगे। मैंने कह दिया तोता पढ़ने लगा, तो आप आरंभ बोधक में चले जाएंगे, और तोता पढ़ता रहा तो नित्यता में चले जाएंगे। समझ में आया। अब देखिए, जैसे आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे कह दिया जा, जिससे कार्य की आवश्यकता हो, क्रिया, कोई क्रिया हो, उसमें उस कार्य की आवश्यकता हो, अथवा अपने कर्तव्यों का बोध हो, वहाँ पे आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया होती है। जैसे कह दिया जा, यह काम मुझे, यह काम मुझे करना पड़ता है, यह काम मुझे करना पड़ता है, यह काम मुझे करना पड़ता है, तो क्या हो जाएगी, आवश्यकता है, करना पड़ता है मुझे, तो आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे कि तुम्हें यह काम, तुम्हें यह काम, तुम्हें यह काम करना चाहिए, तुम्हें यह काम करना चाहिए, आवश्यकता है। जैसे आप इलाहाबाद हो तो यहाँ पे मन भी नहीं करता है, लेकिन हम लोगों को क्या करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। हमेशा तो पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन हमारी क्या है, आवश्यकता है, हमें पढ़ना पड़ता है, मुझे पढ़ना पड़ता है, मेरी आवश्यकता है कि मुझे पढ़ना पड़ता है, तो आपकी क्या हो जाएगी, आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। वही यह काम मुझे करना पड़ता है, मेरी आवश्यकता है, तो मुझे, अर्थात मेरी मजबूरी है कि मुझे ये करना पड़ता है, तो आपकी आवश्यकता बोधक संयुक्त क्रिया। अब जैसे
निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे इसमें मुख्य क्रिया का व्यापार की निश्चयता का बोध होता है। जैसे जब क्रिया के माध्यम से किसी कार्य को जब निश्चित कर लिया जाए कि अब मैं कर दूंगा, तो ये क्या हो जाएगा, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया हो जाएगी। जैसे कह दिया जा मैं मार बैठूंगा, मैं मार बैठूंगा, मैं मार बैठूंगा, मैं मार बैठूंगा, ये क्या है, निश्चित है, मैं मार बैठूंगा। जैसे अब दे ही डालो, एकदम निश्चय कर लिया है, अब दे ही डालो, अब दे ही डालो, एकदम निश्चित है, तो क्या हो जाएगा, निश्चय बोधक संयुक्त क्रिया। अब इसके बाद इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया, इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें क्रिया करने की इच्छा प्रकट होती है, आवश्यकता नहीं है, हमारी इच्छा है। आवश्यकता होती है तो एक मजबूरी होती है कि हमें आवश्यकता है, लेकिन इच्छा क्या होती है, अंतरात्मा होती है कि हमें मतलब ये इच्छा है मेरी। तो इच्छा बोधक संयुक्त, देखिए आवश्यकता और इच्छा में थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। तो इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया जैसे कह दिया जाए मैं खाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ, क्या है, इच्छा है, मैं खाना चाहता हूँ, तो इच्छा बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे कह दिया जाए वह घर आना चाहता है, वह घर आना चाहता, वह घर आना चाहता है, वह घर आना चाहता है, उसकी इच्छा है, लेकिन जो है कि आप की इच्छा है तो आप लगाएंगे इच्छा बोधक, वह घर आना चाहता है। अब अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, नाम बस याद कर लीजिए, बस जानते रहे, याद भी नहीं करना है कि ये है अभ्यास बोधक, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया, अभ्यास बोधक संयुक्त क्रिया। इसमें क्रिया के करने का अभ्यास बोध होता है। जैसे हम लोग पढ़ने का अभ्यास करते हैं, पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, उसी तरह कोई क्रिया होगी। जैसे मैं पढ़ा करता हूँ, तो क्या है, मेरा अभ्यास है। तो अभ्यास बोधक में मैं पढ़ा करता हूँ, मैं क्रिकेट खेला करता हूँ, मेरा क्या है, अभ्यास। जैसे कह दिया जा तुम लिखा करते हो, तो क्या है, एक अभ्यास। जैसे अभ्यास में तुम लिखा करते हो, तुम लिखा करते हो, एक अभ्यास करता है वो, तो क्रिया क्या हो जाएगी, अभ्यास बोधक। जैसे कह दिया मैं खेला करता हूँ, मैं खेला करता, मैं खेला करता हूँ, तो क्या है आपका अभ्यास। शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया, शक्ति बोधक। देखिए इसमें कार्य करने की शक्ति का बोध होता है। जब कर्ता कहे कि नहीं मैं पढ़ सकता हूँ, मैं खेल सकता हूँ, तो क्या है, शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे कह दिया जा वह बोल सकता है, वह बोल सकता है, तो शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे कह दिया जा मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, मैं चल सकता हूँ, तो शक्ति बोधक। मैं बोल सकता हूँ, तो शक्ति बोधक संयुक्त क्रिया। जैसे कह दिया जा पुनरुक्त संयुक्त क्रिया, पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया, पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया, पुनरुक्त संयुक्त क्रिया। जैसे कह दिया जा जब दो समानार्थक समान शब्द वाली ध्वनियां क्रियाओं का संयोग हो, जब दो समानार्थक शब्द वाली ध्वनियों का क्रियाओं के साथ क्या हो, संयोग। समानार्थक शब्द होंगे दो,
और उनका क्रियाओं के साथ संयोग होगा, वही क्या हो जाएंगी? पुनरुक्ति, मतलब कोई युक्त एक से अधिक बार आना, वही क्या होती है? पुनरुक्त क्रिया कहलाती है। जैसे कह दिया जाए, वह पढ़ा लिखा करता है। समानार्थक ध्वनियां होंगी पढ़ा लिखा, पढ़ा और लिखा। आप क्या लगाएंगे? पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। अब देखिए यहीं पे अभ्यास वाला प्रश्न मैटर फंसता है। वह पढ़ा लिखा करता है, तो आप हो सकता है कि दिमाग में आ जाए कि अभ्यास करता है, वहीं वह पढ़ा करता है तब अभ्यास लगाएंगे, लेकिन समानार्थक ध्वनियां आ चुकी हैं पढ़ा लिखा। जैसे कह दिया जाए, वह यहाँ प्रायः आया जाया करता है। देखिए समानार्थक ध्वनियां आ गई, आया जाया, मिला जुला, पढ़ा लिखा। समानार्थक ध्वनियों का संयोग हो और क्रियाओं के साथ उनका संयोग हो, वही क्या आ जाएंगे? पुनरुक्त बोधक संयुक्त क्रिया। ये तो आपका कंप्लीट हुआ क्रिया। देखिए मैंने जो है संयुक्त क्रिया के अर्थ के आधार पे 11 भेद बताए, जिससे उसमें था आरंभ बोधक, शक्ति बोधक, पुनरुक्त बोधक, अभ्यास बोधक, इच्छा बोधक। इस तरह जैसे कोई वाक्य, वह खेलने लगा तो आरंभ हुआ, आरंभ, वह खेल चुका, समाप्ति हुआ। ऐसे ऐसे करके आप कॉन्सेप्ट बना लेंगे कि नहीं, मतलब कैसे वाक्य आ रहे हैं और किस में जाएंगे। एक चीज और, उधर जो है कि आपने क्रिया पढ़ा, सकर्मक अकर्मक रचना की दृष्टि से, फिर आपने द्विकर्मक क्रिया पढ़ा, फिर इसके बाद आपने जो है कि पूर्वकालिक क्रिया पढ़ा, प्रेरणार्थक क्रिया पढ़ा, फिर इसके बाद आपने संयुक्त क्रिया की 11 भेदों को पढ़ा। ये सब आप एक बार जो है सीधे सीधे आप सीरियस होकर एक बार वीडियो देख के आप डॉक्टर वासुदेव नंदन की पुस्तक आप पढ़ जाएंगे तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। कहीं न कहीं आप जो है कि प्रश्न को संभाल ले जाएंगे, चाहे जैसे वो पूछें। इसके बाद आप थोड़ा सा वीडियो को शेयर भी कर दिया करिए, और अगर कोई कमी आपको नज़र आ रही हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। आपके कमेंट का जो है कि स्वागत किया जाएगा और उस पर कहीं न कहीं हम प्रयास करेंगे। तो आप वीडियो को शेयर किया करिए और मित्रों में जो है कि थोड़ा लाइक वाइक करवा दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगामी परीक्षाओं में जो अब परीक्षाएं देखिए यूपी टेट की आने वाली हैं, सब परीक्षाएं लगेंगी, और इधर टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसी आ रही है। तो फिर आपको डेली हम 30 प्रश्न का व्याकरण से जो प्रैक्टिस करवाएंगे यूपी टेट एसआई के लिए, यूपीपी के लिए, और इसके बाद टीजीटी पीजीटी का भी आपका काम चलता रहेगा, इसमें हम प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। तो धन्यवाद।